अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जारी है। अब है दूसरा टेस्ट, लेकिन उस टेस्ट मैच से पहले बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं, बहुत बड़ा खाड़ पिछाड़ है। उन पर हाथ डाला गया है जिन पर कोई हाथ नहीं डाल रहा था, उन पर बात की गई है जिन पर कोई बात करने से पहले सोचते थे, और उनको टीम से निकाला गया है। न सिर्फ टीम से निकाला गया है बल्कि मुकम्मल तौर पर रेस्ट दिया गया है। यूं कहिए कि नई सिलेक्शन कमेटी ने आते ही बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर दी हैं, और एक तरह से नई सिलेक्शन कमेटी ने आते ही एक ऐसा कांटा लगाया है, उन नामों पर लगाया है जो कई सालों से टीम में थे लेकिन टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे थे। कभी बतौर कप्तान, कभी बतौर प्लेयर, कभी बतौर बॉलर इस टीम का हिस्सा थे, लेकिन टीम नाकामियों का तसलसल बरकरार रखे हुए थी। इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान टीम को मुसलसल शिकस्त से दो चार होना पड़ रहा था, लेकिन नई सिलेक्शन कमेटी ने बड़ा फैसला किया, और एक ऐसा फैसला किया जिसके नतीजा में बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े बॉलर्स, जिनकी अपनी एक वर्थ है, जिनकी अपनी एक पहचान है, जिनका अपना एक नाम है, उनको घर जाना पड़ा है। कहा यह जा रहा है कि बाबर आजम को सिर्फ टीम से आउट नहीं किया गया, बल्कि बाबर आजम आने वाले दिनों में पाकिस्तान से बाहर दुबई जाएंगे, जहां कहा जा रहा है कि फ्रेश होंगे। जरा ये बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाबर आजम के साथ साथ सरफराज अहमद को भी ड्रॉप कर दिया गया है, स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। यूं कहिए कि मुस्तकबिल में सरफराज अहमद की इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से बाज़रा ये बता रहे हैं कि ऐसा तासुर मिल रहा है इस फैसले से कि शायद सरफराज अहमद के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत बड़ा फैसला हो चुका है कि वो पाकिस्तान के फ्यूचर में अब इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको नजर नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी को भी रेस्ट दे दिया गया है। नसीम शाह के हवाले से भी बड़ा फैसला किया गया है। इन फैसलों का फायदा होगा या नहीं होगा, और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दूसरे टेस्ट के हवाले से। प्लेइंग 11 सामने आ गई है। इस प्लेइंग 11 में क्या क्या नाम शामिल किए गए हैं, मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं। सबसे पहले साइम अयूब को बरकरार रखा गया है, अब्दुल्ला शफीक को बरकरार रखा गया है, और इसी तरह से शान मसूद टीम के कैप्टन हैं, जबकि कामरान गुलाम को शामिल किया गया है। बड़ी तब्दीली यह है कि बाबर आजम को अगर ड्रॉप किया गया है तो कामरान गुलाम को शामिल कर लिया गया है। साथ में सऊद शकील वाइस कैप्टन हैं, और इसी तरह से मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर के तौर पर मौजूद हैं, जबकि हसीबुल्लाह को भी स्क्वाड में रखा गया है, लेकिन रिजवान को बरकरार रखा गया है। यहां पर सलमान अली आगा, आमिर जमाल, नोमान अली को भी शामिल कर लिया गया है। इसी तरह से साजिद खान भी स्क्वाड का हिस्सा हैं, और बल्कि प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, और साथ में जाहिद महमूद को भी शामिल कर लिया गया है। यह है दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11। इस तमाम तर पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत। हसनैन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? हसनैन, सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज करेंगे कि प्लेइंग 11 पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा खाड़ पिछाड़ हुआ। आपने भी बहुत बात की, मुसलसल क्रिटिसाइज भी करते थे, और बहुत सारी आप पर भी तनकीद होती थी कि क्यों आप ऐसा करते हैं, लेकिन आखिरकार उस मर्ज का इलाज ढूंढना पड़ा, और नई सिलेक्शन कमेटी जो आई है उसने आते ही फैसला किया। कैसे देखते हैं इस फैसले को, बाबर आजम, शाहीन से मुतल्लिक या नसीम शाह से मुतल्लिक जो किया गया? देखिए, कल तक तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अच्छा फैसला है, बाबर आजम को ड्रॉप करना, शाहीन को ड्रॉप करना। ये तो खैर मेरा अभी भी पॉइंट ऑफ व्यू है। नसीम शाह के हवाले से मेरे बड़े खदशात हैं कि उनको क्यों ड्रॉप किया गया। क्या वो उस लॉबी का हिस्सा नहीं है, उस दोस्ती यारी का हिस्सा नहीं है, या उस एजेंट के प्लेयर नहीं है जिसकी वजह से उनको ड्रॉप किया गया? क्योंकि नसीम शाह का मुझे कोई कसूर नजर नहीं आता। पिछले मैच में देखा जाए तो वाहिद नसीम शाह थे जिन्होंने जो रूट को तंग किया, जिन्होंने पहले अपने ओवर में एक विकेट भी लिया, उसके बाद कैच अगर ड्रॉप होते हैं तो उसमें नसीम शाह का कसूर नहीं है। इंजरी के बाद भी हमें नसीम शाह का उतना ही पेस नजर आया, इंजरी के बाद भी हमें नसीम शाह का उतना ही इंटेंट नजर आया। जहां तक बाबर और शाहीन का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि ये बहुत देर हो चुकी है, इसको हमें पहले करना चाहिए था। बाबर आजम को भी ड्रॉप करके अच्छा किया गया, शाहीन को भी ड्रॉप करके अच्छा किया गया। अब लोग कंपेयर करते हैं बाबर आजम को विराट कोहली के साथ। लुकमान साहब, मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि विराट कोहली के ऊपर इतना बुरा वक्त नहीं आया था कि वो अपने 6 रन या 7 रन नहीं बनाते थे। विराट कोहली सेंचुरीज में कन्वर्ट नहीं करते थे, 80 पे आउट होते थे, 90 पे आउट होते थे, 75 पे आउट होते थे। खास तबका है कि आप ठीक कह रहे हैं कि वो मुसलसल इसी बात पर लगा हुआ है कि जी आप देखिए, फखर जमान ने ट्वीट कर दिया, और वो कह रहे हैं कि जब उन पे उनकी एवरेज इतनी थी, 19 की एवरेज थी, 20 की थी, आई थिंक 26 की थी, तो उनको टीम ने ड्रॉप नहीं किया, ये वो सारा कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है, हकायक तो उसके बरक्स हैं। एग्जैक्टली, सेंचुरी नहीं बना पाते। विराट कोहली ये था कि बड़े रन जैसे वो करते हैं वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो रन कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि बाबर तो रन ही नहीं कर रहे, 15 से ऊपर नहीं जा रहे। मैं आपको एक और बात बताऊं, एक तो वो सेंचुरीज नहीं करते थे लुकमान साहब, दूसरा ये था कि विराट कोहली के पैक में उस वक्त तक 26 से 27 टेस्ट सेंचुरीज थी, उस वक्त तक 33 से 34 ओडीआई सेंचुरीज थी। बाबर आजम 19वीं सेंचुरी या 20वीं सेंचुरी पे ओडीआई पे फंसे में,
उसके बाद 9 उनकी टेस्ट सेंचुरीज हैं और T20 में अभी सेंचुरीज इतनी काउंट नहीं होती। ठीक है, उनकी सेंचुरी सबसे ज्यादा होंगी, लेकिन मसला यह है कि बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर ना करें और ऊपर से आपकी 30 साल की उम्र में आपके रिफ्लेक्सेस लूज हो जाएं। आप देखिए ना, पहले टेस्ट मैच में ही एक मैच में पहली इनिंग्स में बॉल अंदर आया, बाबर आजम को डिस्टर्ब किया, उसी दूसरी इनिंग्स में बॉल बाहर गया, बाबर आजम को डिस्टर्ब किया, स्पिनर्स बाबर आजम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह था कि आपने बाबर आजम को रेस्ट देनी थी या ड्रॉप करना था व्हाटसोएवर। अब वो जाके डोमेस्टिक खेलें, उनको खेलना डोमेस्टिक चाहिए, लेकिन लुकमान अली साहब आपको खबरें ये बताई जा रही हैं या आपको खबरें मिल रही हैं जराये से कि वो दुबई जा रहे हैं। ये कितना अजीबोगरीब सा सिनेरियो है कि आपका सुपरस्टार बैटर था जिसको आपने 18 इनिंग्स तक बर्दाश्त किया, अब वो डोमेस्टिक में जाने के बजाय, अब वो अपने आप को प्रिपेयर करने के बजाय दुबई जाके छुट्टियां बनाएंगे। ये भी तो हो सकता है ना कि वो इसलिए दुबई जा रहे हो कि बेहतर है कि हमें कहा जाए जाओ गुजरांवाला में जाके खेलो और वहां हम रन्स ना कर पाए और हमेशा के लिए कोई कहीं पर मसाइल क्रिएट हो जाए। मेरे ख्याल में तो आपको रियलिटीज को हमेशा फेस करना चाहिए, उसको चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए। इसी जमाने में इसी तरह का स्टारडम था, अहमद शहजाद का भी इसी तरह का स्टारडम था, उमर अकमल का भी। बोर्ड उनको एक काम कहता था, करते वो दूसरा काम थे, और यही काम बाबर आजम भी कर रहे हैं। मसला ये था कि उनको अगर ड्रॉप किया गया था, उनको अपना हेड नीचे करके अपनी कमजोरियों के ऊपर, अपने ग्रे एरियाज के ऊपर काम करना चाहिए था। अभी वो कर क्या रहे हैं? अभी उनका जो फैन क्लब है वो पूरे का पूरा फखर जमान का वो ट्वीट है वो हर जगह पे छाप रहे हैं, फिर उनका फैन क्लब उनकी पुरानी वीडियोस वो कर रहा है, फिर उसके बाद पीसीबी को गालियां दी जा रही हैं। अरे भाई, इस तरह नहीं चलेगा, आपको अपनी परफॉर्मेंस नहीं, ये पाकिस्तान की टीम है ना, किसी एक शख्स की टीम तो नहीं है। किसी एक और ये सिर्फ हमारे कल्चर में होता है, जो प्लेयर है वो बोर्ड से बड़ा हो जाता है, आज से नहीं होता। वसीम वकार के और बेहतरीन रवैया बिल्कुल यही होता कि वो दुबई जाने की बजाय बेहतर फैसला करते कि डोमेस्टिक में जहां पर भी इस वक्त मैच है, गुजरांवाला में अब वो फाइनल और सेमीफाइनल्स हैं या फिर बाकी जो मैचेस जितने भी आने वाले वक्त में हैं उनकी तरफ जाते और उन लड़कों के साथ थोड़ा जेल होते जो नया टैलेंट है पाकिस्तान का और वहां परफॉर्म करते। देखिए, किसी भी डाउनफॉल के पीछे ना पूरी रीजनिंग होती है। आपको मैं ये बताता चलूं कि 2019, लेकिन इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? आखिरी मैच 2019 में बाबर आजम ने खेला था कैरियन ट्रॉफी का। कैरियन ट्रॉफी का मतलब होता है 4 दिन की गेम। वही 4 दिन की गेम आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड करती है 5 दिन की गेम की। 5 साल से वो कैरियन ट्रॉफी नहीं खेले। आप रिजल्ट देख लें कि अब उनको उनके बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, उनके रिफ्लेक्सेस लूज हो चुके हैं। बाबर आजम अगर जल्द अज जल्द समझ जाएं तो ठीक है, लेकिन मुझे फिर उनका जो वो कैरियर है वो तारीख नजर आ रहा है और मैं समझता हूं कि यहाँ पे क्रेडिट देना होगा पीसीबी को। लेकिन आज जो स्काउट नहीं, ये जो क्रेडिट पीसीबी, तो आप देखें ना, पीसीबी में तो पहले भी यही लोग मौजूद थे, चेयरमैन पीसीबी भी थे, यही लोग। सिलेक्शन कमेटियों में चेंजेस आती रही हैं, लेकिन कोई बाबर पर कोई बड़ा मेजर फैसला नहीं कर पा रहे थे। मुसलसल आपको पता है इस इश्यू को लिंगर ऑन किया गया, ड्रैग होता रहा, लेकिन कोई बड़ा डिसाइड नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस चीज का क्रेडिट आप देते हैं नई सिलेक्शन कमेटी को? सच्ची बात, हाँ, ये बाबर आजम को इस वजह से हटाया गया कि इनको पता है कि बाबर आजम है तो सुपरस्टार। मानते हैं ना आपने देखा होगा, हम बाबर आजम पे तनकीद करते हैं तो कितनी ज्यादा हम पे तनकीद होती है। ये बाबर आजम को ड्रॉप करके ना उन्होंने थोड़ा सा जो तारीखी शिकस्त थी, 150 साल वाली शिकस्त थी, उसके ऊपर से नजर हटाई है। बाबर को बिल्कुल साइड पे करके सारी नजर बाबर आजम पे होगी कि बाबर को हमने ड्रॉप कर दिया और इस वजह से उसको ड्रॉप किया गया। बाकी मुझे नहीं लगता कि वो थिंक टैंक ने उसको ड्रॉप किया। हालांकि शान मसूद के हवाले से खबरें इसके साथ देखें ना, सरफराज करना चाहते थे, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जहां तक थिंक टैंक की बात है, सरफराज को भी ड्रॉप किया गया। सरफराज को तो मैच ही नहीं खिलाया गया ना। जिस दिन से उनको मेंटोर बनाया गया था उस दिन से ये बात बिल्कुल आया थी कि सरफराज अहमद का जो क्रिकेटिंग कैरियर है वो एंड हो चुका है, शोएब मलिक का क्रिकेटिंग कैरियर एंड हो चुका है। शाहीन को देखें, एक और बात मैं आपको बताऊं, जो बाबर आजम को ड्रॉप किया गया है, साथ शाहीन को भी ड्रॉप किया गया। अकेले वो किसी एक को ड्रॉप नहीं कर सकते थे, सो दोनों को ड्रॉप किया गया। शाहीन को ड्रॉप करते तो शायद अफरीदी वाली लॉबी सरगर्म हो जाती, बाबर को ड्रॉप करते तो बाबर वाली और रमीज राजा वाली लॉबी सरगर्म हो जाती। लिहाजा उन्होंने दोनों को ही फिलहाल साइड लाइन किया है 2-3-4 मैचेस के लिए कि आप जरा दोनों ही जाइए अपना स्टारडम और मेरिट पर किया है। मेरिट पे 7 इनिंग में 11 विकेटें हैं। बाबर साहब को देखिए 18 इनिंग में 352 रन हैं, कोई 50 नहीं, कोई 100 नहीं, मेरिट पे किया है। मेरिट पे किया है। इसका क्रेडिट सिलेक्शन कमेटी को देना चाहिए, मेरे ख्याल में कमेटी को देना चाहिए, जो नए सिलेक्टर आकिब जावेद को देना चाहिए, अजहर अली को देना चाहिए, अलीम डार को, इन सब को सिलेक्शन ले लें। लेकिन आगे जाके उन्होंने जो टीम बनाई है उसके ऊपर भी उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। लेकिन यही हो रहा था ना, कोई ऑन नहीं कर रहा था ना। अभी वहाब रियाज थे या फिर मोहम्मद यूसुफ रहे या बाकी लोग, कोई ऑन नहीं करता था। चेयरमैन पीसीबी ऑन नहीं कर रहे थे। अब कम से कम यह है कि अगर ऐसा फैसला किया है तो जो फैसले पे वो आए हैं उसको ऑन भी करना पड़ेगा। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है स्नैन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम बात कर रहे हैं मैच के हवाले से, प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है, कामरान गुलाम को शामिल किया गया है। कैसा फैसला इस ब्रेक के बाद?
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सेकंड मैच के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। नए नाम सामने आ गए हैं और इस प्लेइंग 11 में अब आपको बाबर आजम नजर नहीं आ रहे। इस प्लेइंग 11 में अब आपको शाहीन अफरीदी नजर नहीं आ रहे। इस प्लेइंग 11 में आपको नसीम शाह नजर नहीं आ रहे। इस प्लेइंग 11 में अब आपको सरफराज अहमद, जिनको पहला मैच नहीं खिलाया गया था, वो भी अब स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन अब है कौन, ये हम आपको बताते हैं कि आज के प्लेइंग 11 में कामरान गुलाम को शामिल किया गया है। 2 स्पिनर्स भी शामिल हैं। सबसे पहले हसनैन से मैं जानना चाहूंगा। हसनैन, हमने बहुत बात की, मैंने भी बात की कि कम से कम कामरान गुलाम जिसने चैंपियंस कप में परफॉर्म किया उसको मौका देना चाहिए। आप समझते हैं कि ठीक फैसला किया है या फिर साइम अयूब की जगह पर उनको शामिल करते बजाय इसकी कि आपने बाबर आजम की जगह पर उसको लेकर आए? देखिए, इससे पहले कि मैं कामरान गुलाम का आपको जवाब दूं ना, मैं और आप जब शो कर रहे हो ना, मुझे लगता है कि हम बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जो अगले शो में कट करके लगानी चाहिए। आज से 6-7 दिन पहले जब टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ था, पहले दिन का खेल था, आपने मुझे पूछा था इस टेस्ट मैच का क्या होगा, तो मैंने कहा था पाकिस्तान टीम हारेगी। अब मैं आपको एडवांस में आपके जवाब में बताता चलूं कामरान गुलाम से पहले कि ये टेस्ट मैच भी पाकिस्तान टीम हारेगी। वो क्यों हारेगी वो मैं बताऊंगा। कामरान गुलाम को इंक्लूड किया गया। कामरान गुलाम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। वो बाबर आजम को रिप्लेस कर रहे हैं। बिल्कुल उसी स्लॉट में उनको खिलाया गया जिस स्लॉट में बाबर आजम खेलते थे। विश हिम बेस्ट ऑफ लक। लेकिन असल ड्रामा सर कामरान गुलाम नहीं है। असल ड्रामा यह है कि हमारा जो मैच है उसी पिच के ऊपर हो रहा है, जिस स्लो ट्रैक होगा। नहीं पिच सर, किधर स्लो सर, पिच की जो नेचर है ना लुकमान साहब, करेगी। आपने भी क्रिकेट खेली है। पिच की जो नेचर है 2-3 दिन में नहीं चेंज होती। ठीक है, ये वही पिच है जिसके ऊपर 823 रन इंग्लैंड ने बनाए, जिसके ऊपर 500 रन हमने बनाए। आप कह रहे हैं आप 723 बन सकते हैं। चले 719 बनेंगे, लेकिन आपने किया क्या? सितम जरीफी ये देखिए कि आपके पूरे स्क्वाड में 11 की 11 प्लेयर आपके सामने। मुझे एक बॉलर निकाल के बताएं, फास्ट बॉलर। एक फास्ट बॉलर भी नहीं है। चले गए। एक फास्ट बॉलर भी नहीं है। तमाम तर प्रेशर आमिर जमाल के ऊपर होगा, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है। ही इज नॉट अ स्पेशलिस्ट बॉलर। आप टेस्ट क्रिकेट में कैसी हमाकतें कर रहे हैं? बांग्लादेश के खिलाफ आपने स्पिनर्स सारे बैठा दिए, आप पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ गए। आपने इस मैच में सारे के सारे जो फास्ट बॉलर से बैठा दिए, पार्ट टाइम फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, साथ 3 स्पिनर्स लेके जा रहे हैं। आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? जैसन गिलेस्पी किस तरह ये कर सकते हैं? आकिब जावेद किस तरह ये कर सकते हैं? क्या इनके पास कोई दिमाग नहीं है? क्या इनके पास कोई सोच नहीं है? ये क्या हो रहा है? ये ड्रामा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा है कि आप टेस्ट क्रिकेट में जहां पे 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर आपको लाजमी चाहिए होते हैं, नहीं तो आप उसमें खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बॉटम में जा चुके हैं। आमिर जमाल और जाहिद महमूद इज अ स्पिनर, ही इज नॉट अ फास्ट बॉलर। लेकिन इसके साथ साथ साजिद और नोमान, साजिद इज अ स्पिनर, नोमान अली इज अ स्पिनर। 3 स्पिनर्स के साथ। पॉइंट इज दैट कि 3 स्पिनर ये हैं, 2 आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर है, साइम और सलमान अली आगा की मौजूदगी में, और आपका 1 डायमेंशनल बॉलिंग अटैक है लुकमान साहब। 1 डायमेंशनल। हमेशा आपको पता है कि आपने आमिर जमाल को 10 रन मार दिए 4 ओवर्स में, उसके बाद ये आमिर जमाल को बैठा देंगे और उसके बाद आपने फेंटा लगाना है स्पिनर्स को। और दूसरी टीम के लिए इसको हैंडल करना, स्ट्रेटजी बनाना बहुत आसान होगा। सर इजी टू गो। मुझे पता है यहाँ पे 5 लोग बैठे हुए। लुकमान थोड़ा सा तगड़ा है, थोड़ा सा तगड़ा है। मैं आपके ऊपर काम करूंगा, बाकी 4 को मैं दबा के मारूंगा। उन्होंने करना यह है कि आमिर जमाल को 3 से 4 ओवर्स में 10-10, 12-12 रन लगाने। प्रेशर कप्तान पे आ जाएगा, उसके बाद वो स्पिनर्स की तरफ जाएगा। स्पिनर्स खुद फास्ट बॉलर रहे हैं, आकिब जावेद खुद फास्ट बॉलर रहे हैं, और मैं अभी अप्रिशिएट भी कर रहा था उनके इस फैसले को जो उन्होंने उस हवाले से लिया, बाबर आजम में बाकी सबके हवाले से। लेकिन यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है ये मेरी समझ से भी बाहर है। सर देखिए ना, एक फास्ट बॉलर नहीं है और आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं मुल्तान में। मैं आपको बताऊं, इस मैच में मोहम्मद अली को होना चाहिए था। ठीक है, उसमें कोई सीम नहीं है, स्विंग नहीं है, कोई बड़ा डेविएट नहीं करता बॉल उसका, लेकिन वो चैनल टू चैनल बॉल करवाता है। वो एक जगह पे बॉल फेंकता रहता है, उसको रिजल्ट मिलते हैं। मीर हमजा को यहां पे होना चाहिए था, जो कि सीम भी करता है, स्विंग भी करता है। हमने देखा है कि माजी में जब मीर हमजा थे, मोहम्मद अली थे, हमने कम से कम विकेट जरूर लिए थे। लेकिन इन 3 स्पिनर्स के साथ सर आपको, और मीर हमजा इस वक्त फॉर्म में है। इन 3 स्पिनर्स के साथ, बल्कि 5 स्पिनर्स के साथ आपको बहुत बड़ा फेंटा पड़ने वाला है। और मुझे लगता है कि इसका सारे का सारा मलबा हम आमिर जमाल पे डाल देंगे, क्योंकि जी एक ही फास्ट बॉलर था हमारे पास, उसने परफॉर्म नहीं किया। भाई इस तरह नहीं चलेगा। आपने तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, तो आप इस तरह के ब्लंडर ना करें। बांग्लादेश के खिलाफ स्पिनर्स बैठा दिए, इंग्लैंड के खिलाफ एक हार के बाद आपने फास्ट बॉलर्स बैठा दिए। अरे भाई मुझे ये बताएं करना क्या चाहते हैं? मुझे बताएं क्रिकेट से निकालना क्या चाहते हैं? एटलीस्ट अगर हसनैन, अगर एटलीस्ट इन्होंने ऐसा करना भी था, जैसे बाबर को या शाहीन को ड्रॉप किया गया, तो नसीम को, जैसे आपने पहले भी बात की, नसीम को रखते और उसको प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होना चाहिए। नसीम को रखते, उसको भी कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। सर मसला ये है, आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बैलेंस की जरूरत है। हम देख रहे हैं 2 साल से हम तजुर्बे ये कर रहे हैं कि या तो फास्ट बॉलर खिला देते हैं, या स्पिनर नहीं खिलाते, या स्पिनर खिलाते हैं, या फास्ट बॉलर नहीं खिलाते। यहां पे हमें 2 पक्के फास्ट बॉलर चाहिए,
2 क्वालिटी स्पिनर्स चाहिए और उसके बाद एक ऑलराउंडर चाहिए। और सितम ज़रीफ ये देखिए कि मेहरान मुमताज को हमने कराची से बुलाया, मुल्तान में उसको बुला के बिठा दिया, लेकिन उसके मुकाबले में एक 42 साल नुमान अली को हमने फोकियत दे दी। यार आप 21-22 साल के बंदे पे जब आप फ्यूचर के लिए जा रहे हैं तो आपको फ्यूचर प्लान को देखना पड़ेगा। आप फ्यूचर के लिए जा रहे हैं तो आपको मेहरान मुमताज को वहां पे खिलाना चाहिए था। मार खा लेता ना। क्या इब्रार ने मार नहीं खाई, क्या साइम अयूब ने मार नहीं खाई? ये 3 के 3 मार खाएंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूं। मेहरान को मौका दे देते, लेकिन मौका नहीं देना ना, क्योंकि पुरानों को आजमाना है। वो हमें पता है जिन्होंने 1 साल के बाद चुप होके साइड पे होके। अच्छा, एक और चीज थी, हम पावर प्लेयर्स का जिक्र करते थे, बहुत सारे लोग करते थे, हम करते रहे, जब ट्रांसमिशन कर रहे थे वर्ल्ड कप की तब भी करते रहे, अब भी होती है प्रोग्राम में बात। इसके बाद बाबर नहीं है, शाहीन नहीं है, स्पेशली इन दोनों की बात करते हैं हम। अब पावर प्लेयर्स कम होगी, खत्म हो जाएगी या फिर रहेगी? देखिए, प्लेयर पावर तब खत्म होगी जब आपके परफॉर्मर पैदा होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पूरी 11 की 11 में मुझे कोई परफॉर्मर नजर नहीं आता। आप अब्दुल्ला शफीक का नाम ले लें, साइम अयूब का नाम ले लें, कामरान गुलाम अल्लाह करे वो परफॉर्म कर जाए, शान मसूद का नाम ले लें, सऊद शकील का इवन नाम ले लें, भाई पैची परफॉर्मेंसेज हैं, इन एंड आउट परफॉर्मेंसेज हैं, एक दिन हीरो हैं, दूसरे दिन जीरो हैं। प्लेयर की पावर तब खत्म होती है लुकमान साहब जब पीछे से बेंच परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। अब ये बेंच परफॉर्म नहीं करेगा, कल हम वापस बाबर आजम को बुलाएंगे। ये बेंच परफॉर्म नहीं करेगा, कल हम वापस शाहीन अफरीदी को बुलाएंगे। बेंच परफॉर्म नहीं करेगा, हम हो सकता है सरफराज को वापस बुला लें। भाई आपने बेंच बनाया नहीं ना। बेंच बनता है मेहरान मुमताज को मौका देने से, बेंच बनता है सुफियान मुकीम को मौका देने से, बेंच बनता है हुरैरा को मौका देने से। आप बेंच नहीं बना रहे ना, आप वही रेलू इसका मतलब तो यही हुआ ना कि फिर दोबारा से आप उन्हीं लोगों के लिए रास्ता साफ करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। ये सिर्फ हमारे लिए है। फिर मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड की शिकस्त छुपाने के लिए बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, फिर दोबारा से ऐसा तो बहुत सारा इन्होंने किया है। लेकिन अब अभी हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज भी तो आ रही है ना। ऑस्ट्रेलिया के साथ आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम मौका देंगे हसनैन को, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम मौका देंगे मेहरान को, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम मौका देंगे हुरैरा को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाके वो परफॉर्म नहीं करेंगे, उसके बाद फिर हम कहेंगे यार अब चैंपियंस ट्रॉफी है और इसके लिए तो हमें। लेकिन हमारे प्लेयर्स जो डोमेस्टिक में मार खाई हुई है, आमिर जमाल ने मिसाल कायम की थी और खुरम शहजाद ने परफॉर्म किया था, जाके भी ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया वहां पर। जो डोमेस्टिक में मार खा के आएगा वो ऑस्ट्रेलिया में भी क्या, वो दुनिया के हर मुल्क में जाके परफॉर्म करेगा, उसका कोई मसला नहीं होगा। यानी कि अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए जो सिलेक्शन होती है, आप समझते हैं कि अगर इन्हीं लड़कों पर इन्हिसार किया जाता है तो ये परफॉर्म करके दिखाएंगे? अगर डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस पे, ये जो 11 हैं इन पे नहीं, इनमें से चंद होने चाहिए, लेकिन डोमेस्टिक के परफॉर्मर अच्छा, टीम में इतना बड़ा ब्लड होना चाहिए। यंग ब्लड होगा, सुफियान की तरह का, मेहरान की तरह का, कासिम अकरम की तरह का, हुरैरा की तरह का, तो वो जाके परफॉर्म करेगा। अच्छा, लास्ट कमेंट करें, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ टीम में, बहुत सारी हाइप थी, बड़ी खबरें आती रही, खबरें लीक होती रही, सारा कुछ चलता रहा, लेकिन उसके अब आकर ऐसा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में इसलिए लफ्ज नाम दे रहा हूं क्योंकि चेयरमैन पीसीबी ने खुद सर्जरी कहा था, सो अब हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हो गया ना। तो अब इसका दबाव होगा बाकी लड़कों पर इस मैच में कि यार इतना कुछ हो गया, बाबर भी नहीं है, उन पे दबाव होगा, लेकिन जो मजबूत है, मजबूत तौर पर टीम इसके दबाव मजबूत हैं, उनको पता है कि ये कॉस्मेटिक ऑपरेशन था, ये कोई रियल ऑपरेशन नहीं था, ये सिर्फ दिखाने के लिए ऑपरेशन किया गया, ये मीडिया के लिए ऑपरेशन किया गया। कप्तान को बाहर बिठा दिया है, बड़ा मजबूत था, कप्तान को पता है कि मुझे रिप्लेस बेचारा कामरान गुलाम कर रहा है, किसी ने हाथ नहीं डाला, वो इतना प्रेशर में होगा, वो किधर मुझे रिप्लेस करेगा। उस कप्तान को पता है, जो मेन प्लेयर्स हैं उनको पता है, उनको कोई प्रेशर नहीं आएगा। छोटू को आप डरा सकते हैं, देखें हमने बाबर को भी ड्रॉप कर दिया, शाहीन को भी ड्रॉप कर दिया, अब तुम्हें भी ड्रॉप करेंगे अगर तुम परफॉर्म नहीं करोगे। बड़ा प्लेयर कभी नहीं डरेगा, क्योंकि उन सबको पता है कि 3 मैचेस के बाद बाबर ने भी वापस आ जाना है, शाहीन ने भी वापस आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद थे। हमने दूसरा टेस्ट मैच जिसका आगाज होने जा रहा है और पाकिस्तान ने अपने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। ये प्लेइंग 11 भी आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखी और साथ में इस पर डिस्कस भी किया है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।